बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NP न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपना कैमरामैन फुरकान नवाज़ साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में अहम सियासी तब्दीलियाँ रूनुमा होने जा रही हैं। एक तरफ जहाँ कल पंजाब में जो घमसान की जंग चल रही है, इस वक्त एक सियासी जंग, जहाँ वो अपने मंतक़ी अंजाम को पहुँचने वाली है, वहाँ पाकिस्तान की कुछ अहम शख्सियात और कुछ साबिका अहम तरीन जो आला ओहदों पर फायज रहने वाले जो शख्सियात हैं वो जेलों के पीछे जाने वाली हैं। तो नाज़रीन, वो शख्सियात कौन हैं और ये जो तब्दीलियाँ रूनुमा होने वाली हैं उनके पाकिस्तान के मुस्तकबिल और उसकी सियासी मुस्तकबिल पर और उसके मुआशी मुस्तकबिल पर कौन से असरात मुरतब होंगे, इन तमाम तफसीलात को लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जैसा कि मैंने प्रोग्राम के इब्तिदाई में कहा कि पाकिस्तान में इंतहाई अहम सियासी तब्दीलियाँ रूनुमा होने वाली हैं और उन सियासी तब्दीलियों के जो पाकिस्तान की मईशत और इक़्तिसादियात पर दूर असरात मुरतब होंगे, न सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान की जो सियासत का जो ज़ाविया है वो भी तब्दील हो जाएगा और उसके हवाले से इंतहाई अहम फ़ैसले मुतवक्का हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि पाकिस्तान में 3 इंतहाई अहम और बहुत बड़े फ़ैसले होने वाले हैं और 3 उससे थोड़े से निचली सतह के फ़ैसले होने वाले हैं। इन 3 बड़े फ़ैसलों के जो पाकिस्तान की सियासत पर जो असरात मुरतब होंगे, यूँ समझ लें कि पाकिस्तान की सियासत का रुख तक बदल जाएगा और उसके जो मुआशी और इक़्तिसादी उसके असरात होंगे वो एक अलग बात है। नाज़रीन, जैसा कि मैं कह रहा था कि जो अहम तरीन फ़ैसले हैं उनमें अहम तरीन और ख़तरनाक तरीन जो फ़ैसला है वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और उसकी जमात PTI से मुतल्लिक़ है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पंजाब की जो ज़िमनी इंतख़ाबात थे, पंजाब असम्बली के 20 नशस्तों पर, उन इंतख़ाबात के जो इंतख़ाबी मुहिम थी उस दौरान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इलेक्शन कमीशन और बिलखुसूस चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे और उन पर मुसलसल धांधली का हिस्सा बनने और जो है वो इंजीनियर जो रिज़ल्ट्स की जो इल्ज़ामात आयद किए गए थे और जो इलेक्शन के नताइज सामने आने के बाद फौरी तौर पे उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने तक का भी मुतालबा किया था। तो नाज़रीन, इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने इमरान ख़ान को नोटिस जारी करते हुए कहा था कि जो है वो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को सबूत फराहम करें। जबकि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी मुहिम के दौरान इमरान ख़ान ने जो तकारीर की थी उन तकारीर का जो कंप्लीट स्क्रिप्ट और उसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स थी वो तक हासिल कर ली हैं और उसका मुख्तलिफ पहलुओं से जायज़ा लिया जा रहा है। नाज़रीन, जैसा कि मैं इससे पहले मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में कह चुका था कि 17 जुलाई के बाद पाकिस्तान में इंतहाई अहम सियासी तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी या इंतहाई अहम और बड़े फ़ैसले होंगे। तो नाज़रीन, अब वो फ़ैसले कल यानी 22 तारीख तक मौखर हो गए हैं। अब कल जो पंजाब में एक घमसान की सियासी जंग चल रही है वज़ारत आला के हुसूल के लिए, उसके बाद इन फैसलों पर अमल दरामद शुरू होगा। नाज़रीन, इमरान ख़ान मुतवातिर ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने धांधली की और धांधली का हिस्सा बने और उनकी इस धांधली की वजह से उन्होंने 5 सीटें खोई हैं। नाज़रीन, जबकि हकीकत ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इसमें कोई भी उसका कोई किरदार नहीं था और ना ही इस्टेब्लिशमेंट ने इन इंतखाबात में किसी किस्म की कोई मुदाखलत की। अगर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई मुदाखलत की जाती तो नताइज कुछ मुख्तलिफ होते। ताहम कल जो पंजाब में घमसान की जंग यानी सियासी जंग होने जा रही है उसमें बज़ाहिर जो नंबर गेम है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो पंजाब असम्बली की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 371 बनती है और PTI के पास 178 हैं और अगर उसको 10 काफ लीग के मिलते हैं तो इनके पास 188 अराकीन की हिमायत हासिल है, जो बहुत वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। ताहम नून लीग के पास जो है वो आज़ाद अराकीन मिला के और पीपल्स पार्टी मिला के भी इतनी पोजीशन हासिल नहीं हो रही। ताहम जो ज़राए का कहना है कि ये मुमकिन है कि क्योंकि PTI के अंदर एक अरसे से शदीद इख्तलाफात चल रहे हैं और उन इख्तलाफात की दरारों ने PTI को 2 हिस्सों में
वाज़ेह दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। वो इख्तलाफात इस्टेब्लिशमेंट और इदारों से मुतालिक थे, क्योंकि इमरान खान और उसके कुछ साथी इस्टेब्लिशमेंट और इस मुल्क के अहम तरीन इदारों पर घिनौने इल्ज़ामात आयद कर रहे थे, जिस पर PTI के कुछ अरकान को सख्त एतराज़ात थे और उन्होंने अपने एतराज़ात से इमरान खान को भी आगाह किया था। ताहम इसके बावजूद इमरान खान शेख रशीद की लाइन पर चलते रहे और उन्होंने इदारों को दबाव में लाने के लिए हर वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो हर लिहाज से तौहीन के ज़िम्रे में आता है। नाज़रीन, अगर इस सूरत हाल को देखा जाए तो फिर मैं नून लीग के जावेद लतीफ़ के जुमले दोहराने से बाज नहीं आऊँगा कि जावेद लतीफ़ ने कहा था कि इमरान खान कल भी इदारों और इस्टेब्लिशमेंट का लाडला था और आज भी इदारों और इस्टेब्लिशमेंट का लाडला है, और उन्होंने ये तक कह दिया था कि अब उनके कांधे इदारों के जो मलबे का बोझ है वो नहीं उठा सकते। जो ज़बान इदारों और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर वो ज़बान कोई और इस्तेमाल करता तो उसका हशर नशर हो जाता। नाज़रीन, पंजाब की जो सूरत हाल है उसमें वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। उसमें ना तो कोई पैसे का अमल दखल है और ना ही कोई हार्स ट्रेडिंग हुई है। वहाँ असल जो बुनियादी इशू है वो ये है कि PTI परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर आला तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। यानी PTI के अक्सरियत यानी बहुत सारे अरकान ऐसे हैं जिनकी तादाद 1 दर्जन से ज़ायद हो सकती है, वो किसी भी सूरत में परवेज़ इलाही को बतौर वज़ीर आला कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। इन PTI के अरकान का कहना है कि PTI के पास जिनके पास 178 अरकान की वाज़ेह अक्सरियत मौजूद है, वो एक 10 सीटों वाले परवेज़ इलाही के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं। और ब्लैकमेलिंग की वजह इमरान खान बेहतर जानते हैं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं और उनको ये गुमान है कि शायद इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के बीच में जो फासले पैदा हो चुके हैं वो परवेज़ इलाही फिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के ख़िलाफ़ तमाम चीज़ें मंगवा ली हैं। अब इस वक्त कंडीशन ये है कि इन चीज़ों के इमरान खान के पास सबूत कहाँ हैं। जिस धांधली के वो इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, जिस धांधली का वो रोना रो रहे हैं, और जाहिर है कि उसके उनको सबूत भी पेश करने होंगे और वो सबूत इमरान खान के पास नहीं है। अगर इमरान खान इलेक्शन कमीशन में ये इल्ज़ामात साबित नहीं कर सकते और जो उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की किरदार कुशी की थी, अगर वो भी साबित नहीं कर सकते तो फिर उसका नतीजा ये है कि उसको या तो 3 साल कैद की सज़ा हो सकती है या नाअहली हो सकती है। तो इन दोनों सूरतों में इमरान खान के हाथ में सवाए खसारे के या सवाए नुकसान के और कुछ भी नहीं आने वाला। जबकि नाज़रीन, आपको मैं मुतअद्दिद मरतबा पहले भी कह चुका हूँ और फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से अहम तरीन दस्तावेज़ात भी आपके सामने रख चुका हूँ कि कितने अकाउंट्स हैं, कहाँ से कितना कितना पैसा आया और किस किस मुल्क से पैसा आया और वो पैसा कहाँ इस्तेमाल हुआ। शौकत खानम मेमोरियल के नाम पर पैसा आया, वो कहाँ इस्तेमाल हुआ, और जो इनके प्राइवेट अकाउंट्स थे उनमें जो पैसा आया जिनको PTI डिसोन कर रही है, तो वो पैसा कहाँ खर्च हुआ। ये सारी चीज़ें वो हैं जो इमरान खान को नाअहल और करप्ट साबित करने के लिए काफ़ी हैं। नाज़रीन, जहां इमरान खान के लिए इतनी बड़ी मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो रहा है और 22 तारीख के बाद जब पंजाब में जो सियासी जंग चल रही है ये अपने इख्तिताम को पहुंचेगी, तब इमरान खान का ज़वाल भी शुरू होगा। जैसा कि मैंने कहा कि इमरान खान के अलावा जो अहम तरीन शख्सियात हैं उनमें जो इमरान खान के जो बेहतरीन साथी तस्वुर किए जाते हैं, वो यानी फवाद चौधरी साहब जो स्पेशल लोटे हैं, यानी कभी मुशर्रफ के साथ, कभी नून लीग के साथ, अब इमरान खान के वफादार बने हुए हैं। तो स्पेशल किस्म के जो लोटे हैं फवाद चौधरी, उनका जो केस है ARY का और इसका, तो ये केस तकरीबन आखिरी मरहले में है और इसके बाद इस केस को अदालत में पेश किया जाएगा या फिर इसकी FIR होगी, जिसकी बुनियाद पर फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के इम्कानात कहीं ज़्यादा बढ़ गए हैं। नाज़रीन, फवाद चौधरी के बाद जिस अहम गिरफ्तारी का नंबर आता है वो है उस्मान बोजदार, जिसने ज़मीनों की अलाटमेंट और उसके जो दीगर मामला थे
उसमें कमो बेश 11 अरब रुपए की करप्शन की है, और मुमकिना तौर पर, मुबैना तौर पर जो है वो 11 अरब रुपए की करप्शन की है, जिसके सबूत हुकूमत को मिल चुके हैं। और ये केस भी इस केस की तहकीकात भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंचने जा रही है। जबकि आपने देखा होगा कि फरहत शहजादी यानी फराह गोगी, उसकी वालदा और उसके शोहर और उसके जो दीगर रिश्तेदार हैं, जिनके नाम पर अरबों रुपए के असासे और मुख्तलिफ कंपनियां अचानक से पिछले 4 सालों में वजूद में आई, तो उनके जो मामलात हैं वो भी नेब ने टेकल कर लिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ नेब में फराह गोगी की वालदा के वकील पेश हुए, और उन्होंने जो एतराज़ उठाया वो ये था कि फराह गोगी, उसकी वालदा और उसके दीगर रिश्तेदारों के जो केसेस हैं वो नेब के दायरे अख्तियार में नहीं आते, क्योंकि जो नेब है वो सिर्फ सरकारी अफसरान और सियासतदानों का एहतसाब कर सकता है। ताम फराह गोगी या इसी किस्म के जो प्राइवेट पर्सनस होते हैं उनके मामलात को नेब नहीं देख सकता। तो नाजरीन, फराह गोगी हो या उसकी वालदा या उसके शोहर, अनकरीब इनमें से किसी एक की गिरफ्तारी मुतवक्का है, और इस हवाले से तहकीकात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। नाजरीन, अब हम जिस गिरफ्तारी का जिक्र करेंगे वो अहम गिरफ्तारी है, वो हैं साबिक चेयरमैन नेब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल। नाजरीन, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल के खिलाफ मैडम तैयबा गुल ने जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सबूत पेश किए हैं वो बहुत ख़तरनाक और बहुत भयानक हैं। इस हद तक भयानक हैं कि उनको पब्लिकली ना बताया जा सकता है, ना उसको दिखाया जा सकता है। एक अहम तरीन जो इल्ज़ाम है तैयबा गुल का, वो ये है कि उनके कपड़े फाड़े गए, उसको नीम बरहना किया गया, और उसकी वीडियोज़ रिकॉर्ड की गई, और जेल के बाद वाशरूम में और वहाँ पर भी जो है वो कैमरे नस्ब किए गए। हत्ता कि इसकी नेब हुकाम तरदीद कर चुके हैं, ताहम जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल संगीन इल्ज़ामात की जद में हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 मरतबा उनको बुला चुकी है, वो पेश नहीं हुए। ताहम अब ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि अब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो हियरिंग होगी उसमें जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को गिरफ्तार करके पेश किया जा सकता है। छठी अहम गिरफ्तारी जो है वो साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की है। साकिब निसार, जिसने अपने दौर में खुद तौहीन अदालत की, एक चलती हुई अदालत में जिसका वो जज नहीं था, उसमें मुदाखलत की, और उसने एक सियासी विक्टिमाइजेशन का माहौल बनाया, और सियासी विक्टिमाइजेशन का भी इस हद तक बनाया कि जो उनके सियासी मुखालफिन थे, यानी जो इमरान खान के निशाने पर थे, उनको निशाना बनाया। NICVD में छापे मारे, उन्होंने दीगर हॉस्पिटल्स में छापे मारे, और बिलाखिर हत्ता के कुछ इल्ज़ामात साबित भी हुए। लेकिन ये साकिब निसार की बदकिस्मती है कि इल्ज़ामात साबित ना हो सके। उन्होंने अदालत में चीफ जस्टिस की चेयर पे बैठकर पनामा केस हो या दीगर केसेस में गैर मुनसिफाना फैसले किए, और उन्होंने मातहत जजेस से अपने मनमाने फैसले लेने की भी कोशिश की। तो नाज़रीन, इस वक्त जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार का जो मामला है वो है डैम फंड्स केस का। उन्होंने डैम्स बनाने के हवाले से फंड कलेक्ट करने के लिए एक सिलसिला शुरू किया था, और ज़रा का कहना है कि इस डैम्स फंड में का जो अकाउंट्स थे या जो भी मामला थे उनको डायरेक्ट जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार देख रहे थे, और साकिब निसार जब रिटायर्ड हुए तो वो पैसे कहाँ गए ये कोई नहीं जानता, कितने पैसे आए और कितने पैसे कहाँ खर्च हुए ये भी कोई नहीं जानता, और ना ही उन डैम्स पर वो चारपाई मिली जिसके लिए साकिब निसार साहब कहा करते थे कि वो डैम्स पे खुद बैठकर पहरेदारी करेंगे। तो नाजरीन, डैम्स फंड्स केस का मामला इंतहाई अहम है, और ये मामला भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उठाया हुआ है। और अब ये जो मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आया है तो उन्होंने साकिब निसार को तलब किया है, अगर वो भी जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की तरह पेश नहीं होते तो फिर मजबूरन उनको भी गिरफ्तार करके ही अदालत में अपना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश किया जाएगा। नाजरीन, अगर ये गिरफ्तारियाँ मरहलावार हो जाती हैं तो इसमें पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल जाएगा, और इन गिरफ्तारियों के पाकिस्तान की मईशत पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं या बुरे, यह तो आने वाला वक्त ही साबित करेगा। ताहम इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ
کہ پاکستان اس وقت ایک نازک مرحلے پہ کھڑا ہوا ہے، نازک موڑ پہ کھڑا ہوا ہے، جہاں غربت کی شرح میں بھیانک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ ڈالر کی جو اڑان ہے اس کو روکنا کافی حد تک حکومت کے بس کی اب بات نہیں رہی۔ اب حکومت کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا ہے، IMF، اور جہاں اسٹاف لیول کا تو معاہدہ ہو چکا ہے، تاہم اس کے آگے جو بورڈ کا جو فائنل فیصلہ ہونا ہے وہ اگست کے آخر میں ہونا ہے، یعنی اگلے ماہ کے آخر میں ہونا ہے۔ اب آخری امید جو حکومت کی بنی ہوئی ہے وہ IMF کی اس ایک $1 بلین پہ پھنسی ہوئی ہے، اور وہ $1 بلین یعنی اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ تو ناظرین، اب جو خواب دکھائے جا رہے ہیں، جیسا کہ میں نے کل کے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ اب جو خواب دکھائے جا رہے ہیں وہ ہیں ایشیائی ترقیاتی بینک کے اور ورلڈ بینک کے۔ اب وہاں سے اگر جو پیسہ ملتا ہے تو وہ ڈیولپمنٹ فنڈز کے لیے ہوتا ہے، ان کو دیگر معاملات میں خرچ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ڈیولپمنٹ فنڈز کا پیسہ آپ ریزروز میں رکھتے ہیں یا آپ اس کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر ان فیوچر آپ کو ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک سے بھی ہاتھ دھونے پڑیں گے۔ جس طرح کل آپ نے کہا کہ مجموعی طور پر 800 ارب روپے کی سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے، وہ سرمایہ کاری بھی محض ایک مفروضہ ہے۔ جب تک کہ اس کو عمل میں نہیں لایا جاتا تب تک ناظرین اس ملک کے غریب عوام کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا اس ملک کے غریب عوام ایک وقت کی روٹی بھی کھا پائیں گے یا نہیں؟ یا پھر جو کنڈیشن اس وقت پیدا ہو رہی ہے وہ انتہائی بھیانک ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سڑکوں پر آ جائیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ نون لیگ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ ایک طرف ہم سے مشکل فیصلے کروائے گئے، اور مشکل فیصلے کروانے کے بعد، پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کے بعد، مہنگائی کی شرح میں ہوشربا اضافے کے بعد ہمیں ضمنی انتخابات میں دھکا دے دیا گیا۔ اگر آپ کہتے ہو کہ آپ کو دھکا دے دیا گیا تو پھر یہ بھی کہہ دو کہ جب آپ نے نو کانفیڈنس موشن موو کیا تھا تو اس کے بعد اقتدار میں بھی آپ کو دھکا ہی دے دیا گیا تھا۔ تو اب جب آپ کو دھکا مل ہی چکا ہے تو اب نبھانے کی کوشش کریں، اس عوام کو ریلیف دیں۔ اب کچھ بھی کریں، آپ حاکم ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کے اپنے اکاؤنٹس میں ٹریلینز آف روپیز پڑے ہوئے ہیں، مختلف ممالک میں آپ لوگوں کے اربوں کھربوں روپے کے اثاثے پڑے ہوئے ہیں۔ کیا وہ بیچ کر آپ کچھ واپس نہیں لا سکتے؟ اگر آصف زرداری صاحب، اگر شہباز شریف صاحب، اگر نواز شریف صاحب، اگر ملک ریاض صاحب اور اس طرح جیسے دیگر چند لوگ اپنے خزانوں کا آدھا حصہ بھی اس ملک اور اس قوم کے فلاح پہ خرچ کرتے ہیں تو کیا اس ملک میں غربت کی شرح میں کتنی تیزی سے کمی آئے گی اور کس حد تک مہنگائی میں کمی آ سکتی ہے؟ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔